गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हमारा टॉपिक है आईवीएफ। आप सभी जानते होंगे इस समय आईवीएफ बहुत प्रचलित है, लेकिन आईवीएफ के बारे में कुछ बहुत ऐसे मिथ्स भी हैं जो आपके क्लियर होने बहुत ज़रूरी हैं। इसलिए आज हमारे सामने प्रसिद्ध डॉक्टर एंड गायनेकोलॉजिस्ट एंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट डॉक्टर काजल मांगूकिया आपके इन कुछ डाउट्स को क्लियर करेंगे। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम, जैसे आप आईवीएफ स्पेशलिस्ट हैं, तो कुछ व्यूअर्स हमारे बहुत कंफ्यूज हैं आईवीएफ को लेके। जैसे आजकल के देश में आप देखते हैं कि बर्थ डिफेक्ट्स होते हैं, तो नॉर्मल प्रेगनेंसी में भी बर्थ डिफेक्ट्स होते हैं, बट वो उन चीज़ों को ध्यान नहीं रखते। लेकिन जब आईवीएफ से कंसीविंग की बात आती है तो वो स्पेशली उस बर्थ डिफेक्ट्स के बारे में सोचने लगते हैं। उनका ये मिथ होता है कि जो आईवीएफ कंसेप्शन है उनके बेबी वीक होंगे, उनमें कुछ कंजेनाइटल डिफेक्ट होंगे, या वो नेचुरली नहीं है तो उनमें कुछ ना कुछ कमी होगी। तो मैम प्लीज़ आप हमारे व्यूअर्स को इस मिथ से थोड़ा दूर करिए। काफ़ी बार मैंने देखा है कि पेशेंट्स जब भी आते हैं उनको एडवाइस किया जाता है कि आपके केस में आईवीएफ की रिक्वायरमेंट है, तभी उनके माइंड में फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा आता है कि मैम आईवीएफ बेबीज़ में क्या वीक होते हैं या एकदम प्री मैच्योर होते हैं, या तो आईवीएफ बेबीज़ में डिफेक्ट आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं यह क्लियर करना चाहती हूँ कि दिस इज़ अ मिथ, और एक्चुअली देखा जाए तो आईवीएफ की जो टेक्नोलॉजी है, इस माध्यम से हम जो जेनेटिकली ट्रांसमिटेड डिसऑर्डर्स हैं या तो डिजीज़ है उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। अभी आपका क्वेश्चन होगा कि कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने बताया है पूरा आईवीएफ प्रोसीजर के बारे में, यहाँ पे फिर से मैं बताती हूँ आपको कि जैसे ये यूट्रस है, दोनों बाजू के फेलोपियन ट्यूब्स हैं, दोनों बाजू के ओवरीज हैं। अभी आईवीएफ यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, और उसमें हम क्या करते हैं कि जो महिला है उसके ओवरीज में से ऑन एन एवरेज 12th या तो 14th डे पे oocyte पिकअप होता है, यानी कि एग्स को हम बाहर निकालते हैं, रिट्राइव करते हैं। हस्बैंड का सीमन सैंपल लिया जाता है, उसमें से स्पर्म्स ये करते हैं रिट्राइव, और एग और स्पर्म को मिलाकर दैट इज़ अ इक्सी प्रोसीजर जिसे हम कहते हैं, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। और फिर यह जो एम्ब्रियो जो रहता है उसको इंक्यूबेटर के अंदर रखा जाता है ऑन एन एवरेज 3rd डे या तो 5th डे। मोस्ट ऑफ द टाइम जो 5th डे का एम्ब्रियो होता है जिसे ब्लास्टोसिस्ट कहा जाता है, तो ब्लास्टोसिस्ट में से बायोप्सी लिया जाता है। बायोप्सी का मतलब होता है कि उसका जो टिश्यू है, स्मॉल पीस ऑफ टिश्यू लिया जाता है और उसका जेनेटिक टेस्टिंग होता है, जिसे प्रीनेटल जेनेटिक टेस्टिंग कहा जाता है। सो दिस इज़ नोन एज PGT, प्रीनेटल जेनेटिक टेस्ट, एंड PGD यानी प्रीनेटल जेनेटिक डायग्नोसिस। सो बच्चा यूट्रस के अंदर रखने के पहले या तो एम्ब्रियोज यूट्रस के अंदर ट्रांसफ़र करने के पहले उसका टेस्टिंग होता है, दैट इज़ अ जेनेटिक टेस्टिंग। उसमें हमें पता चलता है कि कौन सा एम्ब्रियोज नॉर्मल है यानी कि यूप्लॉइड है, और कौन सा एम्ब्रियोज एबनॉर्मल है यानी कि एनोप्लॉइडी एम्ब्रियोज। जो भी यूप्लॉइड एम्ब्रियोज है उसी को हम ट्रांसफ़र करते हैं, एनोप्लॉइडी जो भी एम्ब्रियोज है उसे डिस्कार्ड किया जाता है। सो यह जो प्रोसीजर है इसकी मदद से पहले ही अपने को पता है कि कौन सा एम्ब्रियोज नॉर्मल है, कौन सा एबनॉर्मल है। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पे दूसरी चीज़ मैं ध्यान दोहराना चाहती हूँ कि एक बार एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होता है, आपकी प्रेगनेंसी का रिज़ल्ट पॉजिटिव आ जाता है, उसके बाद रूटीनली हम लोग जो टेस्ट करते हैं, जो एंटीनेटल फेज़ में जो भी टेस्ट किए जाते हैं, सोनोग्राफी किए जाती है, जैसे कि 3rd मंथ पे एंटी स्कैन, डबल मार्कर, यह जो आपके रूटीन टेस्ट है वह तो 100% करना ही करना है। दैट इज़ अ रूटीन प्रोटोकॉल फॉर द एंटीनेटल चेकअप। सो ऐसा नहीं है कि अगर आपका PGT हुआ है तो आपको एंटीनेटल जो वर्कअप होता है वह नहीं करना है, यह तो करना ही है। लेकिन PGT के एडवांटेजेस क्या हैं? मोस्ट ऑफ द टाइम
या तो इंडिकेशंस क्या है। तो पीजीटी इंडिकेटेड है ऐसे पेशेंट के लिए जिनका बार बार आईवीएफ साइकिल फेल हो रहा है, या तो उनको कंसीव हो रहा है लेकिन बार बार मिसकैरेजेस हो रहे हैं, या तो कोई पेशेंट है जिसमें सीवियर मेल इनफर्टिलिटी, मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी है, यानी कि जो स्पर्म्स है उसमें डीएफआई बहुत ज़्यादा है या तो एबनॉर्मल स्पर्म्स बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे पेशेंट में यह जो पीजीटीए है वो बहुत ही यूज़फुल होता है। इवन काफ़ी बार हमने देखा है कि पेशेंट को आईवीएफ साइकिल में रिज़ल्ट मिल जाता है, लेकिन जैसे ही 2-2.5 महीने होते हैं तो अबॉर्शन हो जाता है। सो अगर बार बार मिसकैरेज की हिस्ट्री है तो ऐसे पेशेंट के लिए यूज़फुल है। या तो कोई पेशेंट है जिसको कंसीव नेचुरली होता है लेकिन फर्स्ट जो बच्चा है उसको कोई भी जेनेटिकल एबनॉर्मलिटीज़ है, यानी कि फॉर एग्जांपल डाउन सिंड्रोम बेबीज़ है, या तो डाउन बेबीज़ हुआ है बॉर्न, या तो सिंगल जीन डिसऑर्डर जो हम कहते हैं कि थैलेसीमिया, ये सिकल सेल एनीमिया वगैरह है। तो ऐसे पेशेंट में प्री नेटल जेनेटिक टेस्टिंग बहुत ही यूज़फुल रहता है। मैम, तो आपका कहने का मतलब ये है कि जो ये मिथ है ये बिल्कुल गलत है। Yes. क्योंकि जैसे हम पहले बेबी नॉर्मल कंसेप्शन वाले बेबी में डबल मार्कर कराते हैं तो इसमें भी उसी की तरह हम प्री रूटीन प्रोटोकॉल चेकअप करा सकते हैं। मैम, और कुछ मिथ्स हैं कि ऐसा भी होता है कि लोगों का ये भी मानना है कि जैसे हम आईवीएफ में जो हमारे oocytes होते हैं या हम जो पिकअप करते हैं उसमें हम बेस्ट क्वालिटी लेते हैं, तो क्या आईवीएफ बेबीज़ ब्रेन वाइज कुछ डिफरेंट होते हैं या उनकी क्वालिटी नेचुरल बेबी से कोई डिफरेंट होती है? ऐसा भी आपने कभी फील किया है मैम? जनरली जो मैंने देखा है कि आईवीएफ बेबीज़ जो रहते हैं बेसिकली जो न्यूट्रिशन वगैरह मिलने वाला है, जो कल्चर मीडिया वगैरह मिलने वाला है, तो उसकी वजह से कंपैरेटिवली जैसे नेचुरल अगर प्रेगनेंसी कंसीव करते हैं और आईवीएफ वाले हैं, शायद ऐसा लगता है मुझे कि वो ज़्यादा प्रिकॉशंस लेते हैं, या तो जो सप्लीमेंट्स वगैरह है वो उनको ज़्यादा रूटीन से भी जो रहता है मेडिसिन ज़्यादा रहती है क्योंकि सपोर्टिव मेडिसिन वगैरह देना है उनको। तो ऑन एन एवरेज हेल्थ वाइज हमने जो देखा है कि वह ज़्यादा बेटर रहते हैं। इवन इंटेलिजेंस वाइज अगर देखा जाए तो आईक्यू तो जनरली जेनेटिकली डिसाइड होता है। सो एज सच आईक्यू लेवल में भी काफ़ी बार हमारे पेशेंट्स आते हैं कि मैम जैसे आईवीएफ किया है और ये बच्चा बहुत ही इंटेलिजेंट है, तो ऐसा हमने देखा है। हालांकि ऐसा कोई रिसर्च स्टडीज़ नहीं है कि आईवीएफ बेबीज़ ज़्यादा सुपीरियर रहते हैं और नेचुरल में सुपीरियर नहीं है। बोथ इज़ इक्वली गुड इनफ। अल्टीमेटली जो आईक्यू और ये रहता है वो जेनेटिकली डिसाइड होता है। बट येस, न्यूट्रिशन वाइज अगर देखा जाए तो जैसे अभी आपका पहले के वीडियो में क्वेश्चन था कि एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद डाइट में क्या क्या ध्यान रखना है, तो जैसे आपने बताया कि अगर किसी को नेचुरली कंसीव होता है तो इतना हम ध्यान नहीं देते हैं डाइट के ऊपर। और फ्रेंड्स, मैं बताना चाहती हूँ कि अपनी जो डाइट जो है ना वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि अपनी जो रूटीन लाइफस्टाइल वगैरह है, अपनी जो हेल्दी फूड हैबिट्स है, वह कहीं ना कहीं खुद की माँ की खुद की हेल्थ के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है, लेकिन बच्चे की हेल्थ के लिए, बच्चे की तंदुरुस्ती के लिए भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। सो शायद यह एक रीज़न हो सकता है कि आईवीएफ बेबीज़ जो रहते हैं वो ज़्यादा हेल्दी रहते हैं, या तो उनका जो आईक्यू लेवल रहता है वो ज़्यादा अच्छा लगता है हमको, जो हम कंपैरिजन करते हैं उसमें। अदरवाइज आई थिंक जेनेटिकली अगर हम साइंटिफिकली जाए तो एवरीथिंग बोथ आर इक्वल। ओके मैम। मैम, और दूसरा कुछ और ऐसे टेक्निक्स हैं जिनसे हम इनके कंजेनाइटल डिफेक्ट्स को हम पता कर सकें? ऐसे कुछ और टेक्निक्स आईवीएफ में होते हैं मैम? ये कोई क्वेरी है एक, मतलब बेसिकली आईवीएफ के लिए। स्पेशली आईवीएफ में जैसे मैंने बताया कि हम लोग बायोप्सी लेकर ये कर सकते हैं, जिसमें पीजीटीए जो प्रीनेटल जेनेटिक टेस्ट होता है, और प्लस जब भी oocyte रिट्रीवल होता है तभी अगर फ्रेगमेंटेड है या तो जैसे स्पर्म्स है तो उसमें भी डीएफआई ज़्यादा है। सो जनरली चांसेस होते हैं कि जो भी फ्रेगमेंटेड डीएनए वाला स्पर्म या तो फ्रेगमेंटेड oocyte रहते हैं उनकी जो क्वालिटी है वो कॉम्प्रोमाइज्ड होती है। प्लस जो एम्ब्रियो डेवलप होता है उसमें भी ग्रेड 3 एंड ग्रेड 4 एम्ब्रियोज जनरली चांसेस ऑफ एनोप्लॉइडी उसमें ज़्यादा रहते हैं। सो जो हम ट्रांसफ़र करते हैं उसमें जनरली ग्रेड 1 और ग्रेड 2 यही एम्ब्रियोज को ट्रांसफ़र किया जाता है।
थैंक यू मैम, आपने बहुत अच्छे से इसको समझाया, क्योंकि कई बार हमारे व्यूअर्स कहते हैं कि डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो कुछ ऐसे टर्म्स यूज़ करते हैं जो हमें नहीं समझ में आते, लेकिन आपकी वीडियो देखे एक लेमैन भी बहुत अच्छे से आईवीएफ की टेक्निक्स को समझ सकता है और वही समझ सकता है कि उसे क्या चल रहा है और वो अपने डॉक्टर से क्या पूछ सकता है। तो थैंक यू मैम, आप ये बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं कि पेशेंट्स को अवेयरनेस दे रहे हैं। थैंक यू मैम। थैंक यू।